बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको हम वेलकम कहते हैं BF स्टडी विद दादा। आज की हमारी जो मेडिसन है वो 13 मेडिसन है, 13 नंबर है। गॉर्स नाम है इस मेडिसन का, ग्रेट फ्लावर का। आज स्टार्ट हम करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। एक डॉक्टर अमजद हैं पाकिस्तान से। सर आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जोया शकील पाकिस्तान से। मैम आपको भी वेलकम कहते हैं। इसके साथ एज यूजुअल ऑलवेज हमारे जो एक ग्रेट टीचर है हमारे साथ, डॉक्टर बिपिन कक्कड़ दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और इसके साथ हमारी बहुत फेवरेट टीचर जो है, मेरी तो बहुत फेवरेट है, डॉक्टर रितु मैम। मैम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम थैंक यू स्टार्ट करते दीदी। हैं। तो मैम पहले, सबसे पहले हम डॉक्टर जोया से स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर जोया प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस आज के टॉपिक पर कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए हमें। सबको समझा दीजिए, सब अपने ही है, होमली एटमॉस्फेयर है, बिना घबराए बोलिए, आराम से बोलिए। जी ठीक जी है। डॉक्टर जोया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर जोया शकील फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस कर रहे हैं वो है गॉर्स। ना उम्मीदी, नाकामी और मुकम्मल मायूसी। ये लोग अपनी जिंदगी से मुकम्मल मायूस जरा हो जाते हैं। आराम से, जरा आराम से। जरा स्लो स्पीकिंग। ओके। उम्मीद और यकीन दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान की कामयाबी के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और अगर इंसान में से यही दोनों चीजें खत्म हो जाएं तो फिर इंसान के अंदर मायूसी और बेयकीनी ही पैदा हो जाती है। अब हमें ये देखना होता है कि ये उम्मीद ना उम्मीदी और मायूसी इस पेशेंट में किस लिए है। अब हम ध्यान से केस चेकिंग करते हैं तो हम रीजन तलाश करते हैं, क्योंकि हम लोग रीजन तलाश करते हैं कि अगर किसी इंसान में ये चीजें हो रही हैं तो ये किस वजह से हो रही हैं। हर बंदा तो मायूस नहीं है, हर बंदा तो नाउमीद नहीं है जो इतना डीप चला जाता है। तो फिर हम जब उससे केस चेकिंग कर रहे होते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं उससे बातों में कि इस बंदे को कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई तकलीफ है जो अंदरूनी तौर पर इसके अंदर बैठी हुई है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंडशिप या फिर अदर रिलेशन की तरफ से कोई तकलीफ या दुख उठाया हुआ है। तो इसके लिए फिर हम इससे बात करते हैं, इसको मेडिसिन देते हैं। इसके लिए हमारी सबसे पहली और सबसे बेस्ट मेडिसिन बनती है गॉर्स। गॉर्स देने से हम इसको नई उम्मीदें जगाते हैं। गॉर्स इसको अंदर से जो है खुश करती है, अंदर से इसकी ख्वाहिशात को जन्म देती है और नेचुरली जो इसकी जो उम्मीदें होती हैं वो उभरना शुरू हो जाती है। अक्सर हमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो चेहरे से ही नजर आते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देख लें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम देखते हैं कि गॉर्स का जो है चेहरा मुरझाया हुआ होता है, आंखों में वीरानी झलक रही होती है और बातों से ऐसी उदासी झलकती है कि बंदा सामने वाला देख के हैरान होता है कि इस पेशेंट को हुआ क्या है। तो फिर जब हम इससे बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो फिर अंदाजा होता है ये जो है पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी हुआ है, अंदर से दुख और तकलीफ जो है इसकी उभर कर सामने आ रही होती है। तो फिर हम इसको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले गॉर्स देते हैं, उसके बाद जो है हम इसके साथ साथ, वैसे तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन और भी है दुख की और तकलीफ की मेडिसिन, जो हम अचानक सदमे और दुख की होती है मेडिसिन। पुराने दुख के लिए हम नेट्रोम्योड देते हैं और नए दुख के लिए हम इग्नेशिया देते हैं। अब हम इसको इग्नेशिया की तरह ही हम गॉर्स को भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसके ताकि ये अंदर से पॉजिटिव हो, अंदर से इसकी पॉजिटिव वाइब्स निकलें और ये चेहरे से भी खुश और खुशहाल दिखे। इसके अलावा भी हम गॉर्स को जो है दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, हाई यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इनमें भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोल्ड फीवर, एस्थमा, इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं गॉज। थैंक यू दादा, मेरी तरफ से इतना जो मैंने समझाया है। जोया बहुत बहुत अच्छा अच्छा था, है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा था, नहीं नहीं, थैंक माशाल्लाह यू। आपने बहुत अच्छा समझाया बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। थैंक यू सो मच। इसके थैंक यू। इनके बाद जो है हमारे पास है डॉक्टर अमजद। तो अब डॉक्टर अमजद से सुनते हैं कि वो गॉर्स के बारे में क्या कहते हैं। जी डॉक्टर अस्सलाम अमजद। वालेकुम टू एवरीवन। मैं डॉक्टर अमजद फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, कोर्स के मुतालिक बात करते हैं तो मुझे, अगर मैं खुद को गोर समझूं तो मुझे किस किस्म की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मैं बस दस्तबरदार होना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक एक गैर यकीनी कैफियत के साथ है। अगर मुझे आप देखेंगे तो
मुझे पथरीली जमीन, खुश्क सब्जाजार पसंद है, लेकिन अगर उसमें कहीं चूना, कैल्शियम के ज़रात हों तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वहां पर अपनी जिंदगी को पूरा नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो मैं उम्मीद का एक फूल हूँ। मैं अपने इर्द मौजूद अंधेरे को, अगर आपके गिर्द मौजूद अंधेरा है तो मैं उसको दूर करने की सलाहियत रखता हूँ। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में फंसे हुए हैं कि अगर आपको टनल में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही है, तो अगर मुझे आप अपने साथ लेंगे तो जरूरी तौर पर आपको आखिर में एक रोशनी का हालत जरूर दिखाई देगी। मेरे अंदर ये बर्फबारी के दौरान उसको सहने की सलाहियत रखता हूँ। अगर यकीनी की कैफियत कहीं मौजूद हो तो यकीन माने ये मेरा ही तो इम्तियाज है कि मैं आपको उस बेयकीनी कैफियत से बाहर निकाल सकता हूँ। अगर बच्चों की बात की जाए तो मैं उन बच्चों का साथी हूँ जो उम्मीद छोड़ चुके हैं लेकिन अपने मसाइल किसी से बयान नहीं करते। अगर आपके जख्म नहीं बढ़ रहे और दवाइयां खा कर तंग आ चुके हैं तो यकीन माने आप मुझे आजमाएं, आपके जख्म बढ़ जाएंगे और आप उस कैफियत से बाहर निकल जाएंगे। मुझे तैयार करने में सन मेथड को इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अगर आपके जज्बात ठंडे हो गए हैं तो यकीन माने मेरे अंदर वो कैफियत मौजूद है कि मैं आपके जिस्म में वो गर्मी भर दूंगी कि आप दोबारा अपनी कैफियत पर वापस आ जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं यूरिन की। कुछ लोगों में होते हैं जिनके अंदर यूरिन में पीच उनकी पड़ जाती है, सांस से तजावज कर जाती है, उनको जलन महसूस होती है। तो गोर्स के अंदर ये कैफियत मौजूद है कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर आपको सर्दी से हसासियत है तो यकीन माने कि मैं आपकी सर्दी को दूर करने की सलाहियत रखता हूँ। डॉक्टर बेच को अगर हम डॉक्टर बेच के मुताबिक देखेंगे, डॉक्टर बेच गोर्स के मुताबिक क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सहते हैं और इनमें मौजूद हौसला बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। अगर इन लोगों को हम देखें अपने मुआशरे में तो ये कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं, तो इनमें कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। जैसे ये लोग सांवली रंग के होते हैं, अमूमी तौर पर, मैं स्पेसिफाइड नहीं कर रहा हूँ, अमूमी तौर पर ये सांवली रंगत के होते हैं और इनके चेहरे पर आपको हल्की सी पीलाहट नजर आएगी। इनके आंखों के नीचे गहरी लाइनें नजर आएंगी जो इस बात की गवाही करती है कि ये जो है वो चीजें बहुत कुछ ये सह चुके हैं। इनको देखने पर महसूस होता है कि इनको सूरज की रोशनी की अशद जरूरत है और यहाँ सूरज की रोशनी को वसी मानों में आप लेंगे, सिर्फ सूरज की रोशनी पर वो नहीं करेंगे। यहाँ पर गोर्स का एक पैगाम है हमारे ग्रुप के लिए, हमारे खास ग्रुप के लिए। उसने मुझे ये कहा है कि आप ये पैगाम दे दें कि मुझे परवरदिगार से पूरी उम्मीद है, मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहती हूँ, चाहे जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, मेरा अकीदा है कि आखिरकार सब कुछ सही हो जाएगा। और ये बातें, ये सोचें जहन पर, मेरी जमीन पर मेरी जड़ों को बिल्कुल मजबूत कर देते हैं। जब मैं ये सब सोचती हूँ कि परवरदिगार मेरे साथ है और वो जो है मुझे बिल्कुल हार नहीं देगा, तो मेरी वो चीजें जो है सारी खत्म हो जाती हैं। अब आज हमारे मुल्क के एक नामवर शायर जो है वो फौत हुए हैं, अमजद इस्लाम अमजद। तो उनका एक शेर है जिसको मैं साथ करके अपने जो ये लेक्चर है उसको खत्म करता हूँ। किसी की किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, तुझे जिंदगी ने बुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल कर। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत अच्छे से, मजा आ गया। जी माशाल्लाह से डॉक्टर अमजद ने बहुत अच्छा डिफाइन किया। और मुझे भी अगर कुछ केस बीएफआर का स्टडी करना होता, कुछ पूछना होता, तो मैं डॉक्टर अमजद से राब्ता करती हूँ और बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और मैं डॉक्टर कलीम को बहुत अरसे से कह रही हूँ कि डॉक्टर अमजद को कहें कि वो कुछ बोले, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो इन्होंने बहुत अलग तरीके से समझाया, तो वो बहुत प्यारी चीज है कि
आप वो खुद एक रेमेडी बन के समझा रहे हैं। सही सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी चीज। मेरी भी प्रिपरेशन में था, जैसे इन्होंने वो डॉक्टर बेच का बताया ना, कि डॉक्टर बेच ने कहा है गॉड्स के बारे में कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया हो और जिनकी हिम्मत जैसे कि वो थे वो नाकाम हो गए हो, और जिन लोगों को गॉड्स की जरूरत होती है वो आमतौर पर हल्के और स्याह रंग के होते हैं, अक्सर आंखों के नीचे लकीरें होती हैं इनकी, और वो ऐसे लगते हैं कि जैसे बादलों को भगाने के लिए अपनी जिंदगी में मजीद धूप की जरूरत महसूस करते हैं। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया और अपने लफ्जों में डिफाइन बहुत सुंदर। किया था। और मैम मेरी तरफ से भी बस एक लाइन है गॉर्स पर, बाकी तो हम आपकी तरफ चलेंगे। जितना मैंने गॉर्स को समझा, एक लाइन के अंदर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि जब किसी इंसान का एतमाद किसी दवा से, किसी इलाज से, किसी इंसान से, किसी प्रोफेशन से या किसी मजहब से उठ जाए, तो हमें वहां पर गौर देना चाहिए। ठीक है मैम, मेरी तरफ से तो इतना ही है। बाकी मैम ऋतु की तरफ चलेंगे, वो क्या कहती हैं गौर्स के बारे में। जी मैम। थैंक यू नूरिन जी। मैं वो ही कहूंगी जो मुझे सिखाया गया है, क्योंकि इनका सिखाने का तरीका इतना अलग है। जी जी। सो ये सिखाते थे शुरुआत से प्लांट को लेके, तो बोलते वो पौधे को देखो, जो भी रेमेडी पढ़ रहे हो उसके पौधे को देखो। तो वो बोलते थे कि द क्वालिटी ऑफ गॉड्स एसेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय इट्स ओन प्लांट, विच इज वेरी सन ब्राइट रेडियंट कलर का, येलो कलर का फूल होता है, प्लांट होता है वो। एंड उसकी खूबी ये होती है कि जो भी बंजर जमीन होती है वहां पे वो बहुत आसानी से उग जाता है, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं हो सकती, कोई भी पौधा फ्लरिश नहीं कर सकता। और उसके टेक्निकल वो चीज है कि इट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमें पता है ना, हम नाइट्रोजन देते हैं पौधे को, केमिकल के रूप में देते हैं। ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर। तो जो भी बैरन प्लेसेस होती हैं, बंजर जमीनें होती हैं, वहां आपको गॉर्स का प्लांट ब्राइट रेडियंट येलो कलर में। सो दिस इज, दिस इज द एबिलिटी टू ब्रिंग फर्टिलिटी टू अ बैरन प्लेस। एक खाली जमीन पे भी फर्टिलिटी लिया है, तो ना उम्मीद में भी उम्मीद जगा दे टाइप वाली चीज होती है। ये चीज इन्होंने सबसे पहली चीज सिखाई थी। तो हमें इतना अच्छा लगा था कि इस रेमेडी को, गॉर्स को, हाँ कितनी आसानी से इन्होंने एक लाइन में समझा दिया। इसके बियॉन्ड कभी लगा ही नहीं कि और कोई एग्जाम्पल्स होने चाहिए, कि अगर एक बंजर जमीन पे पौधा उग रहा है तो वो एक सबसे बड़ी क्वालिटी इस रेमेडी की अपने आप में ही है। सो लाइक जहाँ पे सारी होपलेसनेस थी वहां पे ये पौधा उग रहा है। सो इट इज, ठीक है, जैसे आप सबने बता दिया, वंडरफुल रेमेडी। कहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, कोई नियर एंड डियर वंस की डेथ हो गई, या ह्यूज सेटबैक हो रहा है आपके काम में, फाइनेंशियल बिग लॉस हो रहा है, तो ये धीरे से ब्रिंग यू टू द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ, कि ये तो चीजें चलती रहती हैं, राइट। और पेशेंट को कैसे समझोगे? घर वाला अगर बोलता है, इनके घर वाले बोलते हैं कि ये हमसे, लाइक ना, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे आर अनरीचेबल, दे आर नॉट रीचेबल। हम इनको रीच ही नहीं कर पाते हैं, मतलब वो कटे कटे से रहते हैं। उन्होंने एक, बोलते ना, ग्लास पैनल बना दिया है अपनी पर्सनालिटी और अपने सोल के बीच में, अपनी पर्सनालिटी और अपने घर वालों के बीच में। वो खुल के बोलना नहीं चाहते कि क्या हुआ है मेरी जिंदगी में। सो दीज आर द पैरा फंक्शनल, एक छोटी छोटी जो बातें पेशेंट के घर वाले बताते। कई बार क्या होता है, गॉड्स वाला पेशेंट कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, तो अब उसके घर वाले ही आएंगे, घर वाले ही बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर वो ये बोलते हैं कि वी आर टू मच अटैच टू हिम बट द पर्सन इज नॉट रीचेबल, घर वालों के भी रीच में नहीं है, सो दैट मीन्स डेफिनेटली गॉड्स है। मुझे याद था, हम जब ये रेमेडी पढ़ रहे थे, दादा के बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनको कैंसर था, लिप कैंसर था, और पूरी उम्मीद छोड़ गए थे, नहीं मेरे को ऑपरेशन भी नहीं कराना है, मेरे को कुछ भी नहीं कराना है। और दादा की जिद थी कि ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। और हमारी बुक भी उस वक्त रिलीज हो रही थी, पर उनको तबीयत ठीक नहीं थी, और उन्होंने उनसे बातचीत करनी बंद कर दी थी, दादा के पास आना बंद कर दिया था। ऑपरेशन के लिए कैसे तैयार किया जाए, ये उनके घर वालों की सबसे बड़ी समस्या थी। तो दादा ने
कॉम्बिनेशन दिया गॉर्स और स्वीट चेस्टनट का, which is very helpful when a person is going for an operation or when he doesn't want to go for an operation. गॉर्स और स्वीट चेस्टनट का मेरे हिसाब से उन्होंने एक डब्बी बना के दी थी, पर शायद तीसरे या चौथे दिन उनका फ्रेंड तैयार हो गया था ऑपरेशन के लिए, और अब वो अक्सर आते हैं दादा के पास, चाय वाय पीते। दादा है ना, अभी भी है ना? मैंने बहुत टाइम से पूछा हाँ नहीं है ना, आपसे। है ना, हाँ। हाँ, चाय वाय पीने आते हैं। ऑपरेशन हो गया, दादा की बुक भी उन्होंने प्रिंट करवाई। आई वॉज सो अमेज्ड कि जो इंसान, मतलब वो दादा से भी ज्यादा अकड़ू हैं, अगर कोई बात पे अड़ जाए तो वो इनसे भी ज्यादा अकड़ू हैं। उनको समझाना इतना भारी काम हो गया था कि उन्होंने दादा के पास आना बंद कर दिया था। जो कोई उनके ऑपरेशन की बात करता था, उन्होंने एक वॉल खड़ी कर दी थी कि मेरे को इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। दादा से ऑलमोस्ट दोस्ती तोड़ ली, घर वालों से भी दोस्ती तोड़ ली। फिर उनको पता था कि ये दवाई देते हैं, तो वो दवाई भी नहीं लेना चाह रहे थे। बट फाइनली दवाई कैसे ली वो नहीं मुझे ध्यान है, बट दादा ने गॉर्स और स्वीट चेस्टनट का उनको कॉम्बिनेशन बना के दिया, और शायद तीसरे चौथे दिन उन्होंने बोल दिया था हाँ मैं ऑपरेशन कराऊंगा। दादा ने एंड खाली यस, बना के दे दी होगी। पता नहीं क्या किया था बेज इन्होंने, पर फ्लावर, हाँ बेज वो, फ्लावर की नहीं, बेज फ्लावर की यही खूबी है। आप टी हाँ में, कॉफी में, दाल साग में, किसी में सब्जी भी, में, चपाती में, किसी में भी दे सकते हो। मतलब अगर होम्योपैथिक से इलाज होता है तो वहां तक आसानी से पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं डेडिकेटेडली 1 महीना तो सिर्फ और सिर्फ बैक फ्लावर्स से काम करती हूँ, ताकि वो पेशेंट थोड़ा सा खुले, पेशेंट में कामनेस आए, पीस आए। जब कामनेस और पीस आती है तभी वो पेशेंट का दिमाग चलेगा, वो आपसे बात करने लायक होगा। उसके बियॉन्ड तो आप एक डॉक्टर और वो एक पेशेंट, इस बीच में खुदा का, भगवान का आना बहुत जरूरी है अगर वो तालमेल बनाना है। ही इज ओनली द वाइटल फोर्स बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, सो दैट वाइटल फोर्स इज वेरी नेसेसरी कोई भी इंसान को ठीक करने के लिए, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक हो। तो क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं, शुगर है, बीपी है, हम इसको हेरिडिटी बोलते हैं ना, ये जेनरेशन से पास ऑन होने लगती है, और ये हमारे अंदर इतनी दब जाती हैं, इतनी दब जाती कि ये वाइटल फोर्स बन जाती हैं, और यही होती हैं जो बाकी की सारी हरकतें बदलने लगती हैं। लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कि ये हरकतें चालू कैसे हुई है। तो वो बोला जाता है कि माइंड सिम्टम्स। तो आप पहुंचिए उनके चाइल्डहुड में, आप पहुंचिए उनकी माँ तक, प्रेगनेंसी तक, कि वो प्रेगनेंसी में कैसी थी, क्या हरकतें थी उनकी, बच्चा पैदा हुआ तब उसमें क्या। तो जनरेशन ऑन जनरेशन ये पास होती रहती है। तो क्रॉनिक के अंदर गॉर्स दे दिया जाए तो बहुत अच्छे से होता है। मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने मुझे एक पौधा दिया था, लिटरली वो पौधा, मतलब मेरे हिसाब से वो मर चुका था। थोड़ा सा मैंने नाखून लगा के देखा, मैं ये सोच रही थी कि नाखून लगाऊं नहीं लगाऊं, दर्द होगा, है तो हड्डी, और वो प्लांट ऑलरेडी जा रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे खरोच के देखा तो हल्का सा हरा सा दिखा, बट सारी पत्तियां झड़ गई थी, सब खत्म हो गया था। इट वॉज अ लिम्पलेस प्लांट। गॉर्स दिया, 1 महीने बाद वो प्लांट अभी भी है इधर। जब दादा बोलने लगेंगे वो प्लांट उठा के लेकर आऊंगी, दिखाऊंगी, वो प्लांट अभी भी है। सो गॉर्स का क्या है कि कोई भी बैरन जगह पे पौधा उग सकता है, राइट। गॉर्स प्लांट का मतलब ये था। तो बेसिकली क्या है, व्हेन यू आर वेरी वल्नरेबल यू ग्रो, राइट। जब आप बहुत, बोलते हैं ना, नाजुक स्थिति में होते हैं तो ही आपकी ग्रोथ होती है, तो ही गॉर्स लगती है, वहां पे गॉर्स लगती है। तो लिम्पलेस प्लांट है, ग्लोलेस फेस है, ऑयली स्किन है, जो कि कई औरतों को होता है, घर में बहुत परेशान होती हैं लेकिन दिखाती नहीं है। आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, ऑयली स्किन है, लाइफलेस है, आप गॉर्स दीजिए, वहां पे बहुत अच्छे से काम आती है। सो एनीथिंग विच हैज बिकम लाइफलेस, लिम्पलेस, ग्लोलेस, गॉड्स वर्क्स वेरी नाइसली। इसीलिए बोला जाता है गॉड्स वर्क्स अगेन वेरी नाइसली व्हेन यू हैव ऑटो इम्यून डिसीजेस। शुगर है, बीपी है, वो सब ठीक है, दे इवेंचुअली व्हेन दे बिकम क्रॉनिक, ऑटो इम्यून डिजीज आने लगती हैं। सो गॉड्स वहां पे बहुत अच्छे से काम आती है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल थे जो मुझे ध्यान थे कि
हमें कैसे गॉर्स याद रहती थी। तो हम इनिशियली भूल जाते थे कि स्वीट चेस्टनट और गॉर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दादा एक ही चीज बोलते थे कि जहां उम्मीद है और क्रॉनिक है, जनरेशन टू जनरेशन से है, चुपचाप से आंख बंद करके गॉर्स दे दो। सो दोज आर द लिटिल थिंग्स। वो है ना, बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे वर्ड्स नहीं बोलते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज को समझाते हैं कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो आज जैसे ही मुझे शाम को ध्यान था कि हाँ आज गॉर्स लेना है, पर मेरी प्रिपरेशन नहीं थी कि चलो लेट मी गो थ्रू। बट वो जो सिंपल तरीका था ना इनका समझाने का, वो बैठा हुआ है। सो हर चीज सिंपल तरीके से देखिए, हर चीज सिंपल तरीके से समझिए। सो थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रांसलूसेंट, एंड इट वर्क्स बेटर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दादा कुछ छूट गया हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो बता नहीं, दीजिएगा। अभी अभी मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना, उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। आपने बता ठीक। दिया कि गोश्त क्या है, कैसा घेरा होता है, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, ये है वो है सब है, ठीक है। अब मेरे लिए क्या बचा? कुछ नहीं, नहीं बचा है। मेरे लिए भी क्या बचा है? आपने क्या बोला? गोश्त कहाँ ग्रो होता है? वल्नरेबल बैरन प्लेस पे, जहाँ पे बंजर जमीन है। बंजर जमीन। बंजर का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई बर्थ नहीं जहाँ हो कुछ, सकता। इनफर्टिलिटी ना। हाँ, तो जब भी, यस, हाँ तो जब भी इनफर्टिलिटी। आपके पास कोई ऐसी, हाँ हाँ हाँ, बस सही पकड़े आपने। जब भी कोई आपके पास ऐसी पेशेंट आए ना, कि जिसके सभी पेशेंट नॉर्मल है फिर भी कंज्यूम नहीं हो रही है, ओनली लेडी को नहीं, दोनों को दीजिए गोद। हाँ, और कोई हमने दिया रेमेडी हुआ की है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली गोड्स अपना चमत्कार दिखाएगा, अपना हम्म, जादू दिखाएगा, और 2 या 3 महीने में आपको मैसेज मिल जाएगा कि आज मेरा इतना वंश चल रहा है। ये हमने पेशेंट पे यूज किया हुआ है दादा। हाँ, वो वाले 30 एज वाले कैंसर हाँ, पेशेंट को भी गोद से स्टार्ट किया। गोश्त का, हाँ। correct। ओके, देखिए किसी का क्वेश्चन है? अब एक बात और अनम्यूट करवा सकते। एक हाँ बात दादा। और सोचो। हम्म। कोई 14 15 16 साल की लड़की है, वो डॉक्टर ने ना बोल दिया उसको कि अब हम्म, इससे ज्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ेगी। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? गॉड। होपलेसनेस है या। हाँ, वो बिल्कुल। पेशेंट निराश हो जाएगा कि अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। गोश्त दे दो, गोश्त के साथ में पाइन दे दो, क्योंकि पाइन क्या है, यहाँ पाइन का ट्री एकदम लॉन्ग होता है। हम्म। मेरे एक पेशेंट की वो दादा आहिस्ता देने के बाद जो आहिस्ता है वो आहिस्ता कोई। से हम सब सीखेंगे। जी जी, सही कह रहे हैं। अगर हाँ, किसी का, आप बोलिए, आप क्या कहें? जी मैं ये बता रही थी कि पाइन मैंने एक पेशेंट को दी है, उसका 2 इंच जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। हाँ, 2 इंच तो बहुत हो जाती है ना। हम्म। ऐसे मम्मी जिसकी हाइट कंटिन्यू इंक्रीज नहीं लेटर होती, उसकी हाइट कंप्लीट। आधा इंच भी बढ़ा दो तो भी वो खुश हो जाते हैं। मदीहा जी, आप अनम्यूट करके खुद ही दादा से पूछ लीजिएगा। हाँ जी। मजा तभी आएगा ना जब सामने आएंगे और डिस्कस टाइप से होगी। हाँ, मैं इसीलिए चाह रही थी कि गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम्म, दादा मुझे ये क्वेश्चन करना था कि क्या हम जो है वो होमियो जो कॉम्बिनेशन देते हैं उसके साथ हम बीएफआर कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते मैं हैं। तो करता ही हूँ और करना ही चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म, क्योंकि कभी मेरे टाइम पे सभी ऐसा होता है ना कि कॉम्बिनेशन, सभी सभी मेरे सभी कॉम्बिनेशन में बीएफआर मिक्स होता ही है। अच्छा, थैंक यू कभी सो कभी, मच। कभी कभी कैसा होता है मदीहा कि हमें है ना 5 6 देनी पड़ती है। पेशेंट खुलता नहीं है, 5 6 देनी पड़ती है बीएफआर रेमेडीज। सो दादा ऑलवेज सेज कि मिनिमम 4, ज्यादा से ज्यादा 4 या मैक्सिमम 5 मिला दो, पर अगर उससे ज्यादा देनी होती है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री मिला के उसको बीएफआर को
होम्योपैथी के साथ डाल देते हैं। तो एक ग्रुप जैसे अगर फियर है तो फियर रेमेडी बन गई, लेकिन अगर हमको उसके साथ अगर होली देना या कोई वजह से कुछ और देना है तो वो उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी हो जाती है, तो वो होम्योपैथी के साथ मिला के दे दी जाती है। सो इट वर्क्स वेरी नाइसली। अब जैसे गॉर्स की कॉम्प्लीमेंट्री जो है होम्योपैथी में, वो आर्सेनिक एल्बम है, चाइना है, ठीक है, चाइना है, आर्सेनिक एल्बम है, कैलकेरिया फ्लोर है। बट उसे अंडरस्टैंड करना होगा, जब आपको पूरे सिम्टम्स मिल रहे हैं, माइंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, साथ साथ में फिजिकल सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इट गोज वेरी वेल। 110% रिजल्ट फिर आसानी से मिल जाता है। बट हाँ, केस हिस्ट्री लेनी होती है प्रॉपर। और अगर ये सोचे कि आप क्लिनिक में बैठ के फर्स्ट केस हिस्ट्री ले रहे हैं और वो 1 घंटे के क्लिनिक में अगर आपने 2-3 पेशेंट ले लिए हैं, नो, यू आर फूलिंग द पेशेंट, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। केस हिस्ट्री लेना, उस पेशेंट की माँ तक जाना, उस पेशेंट की माँ की प्रेगनेंसी तक जाना, दैट इज केस हिस्ट्री। तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होम्योपैथी मिलती है BFR की। सो दिस इज अ लॉन्ग थिंग टू गो, बट यस, practice always keeps going on. Yeah, thank you so much, Dada, and thank you so much, Ritu ma'am. Most welcome, Madhya. एक क्वेश्चन और है डॉक्टर शाहिदा का। दादा शाहिदा जी, आप अनम्यूट करके पूछिएगा। जी, हमारे पास अभी 6 मिनट्स रह गए। हाँ, आई थिंक शाहिदा जी पूछ सकती है। शाहिदा, यू कैन अनम्यूट एंड देन आस्क, बिकॉज इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बास पेशेंट जो होते हैं वो केस टेकिंग के दौरान सही नहीं मतलब बताते हैं, हम उनसे मालूम भी करें अपनी कोई जो डिजीज जोन में होती है वो नहीं बताते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे करें पेशेंट से कि जो हम सही डायग्नोस कर सके मेडिसिन को? सबसे पहले तो मैडम जी, कोई भी पेशेंट जो हमारे लिए अनजान है ना, वो फर्स्ट जी मुलाकात में कोई भी पेशेंट सही डिटेल्स आपको नहीं बताएगा। उसके लिए जी दादा, थोड़ा आप उसको भरोसा दिलवाइए। जब उसको उस पेशेंट को आप पे भरोसा आएगा, वो अपने आप सब कुछ बताएगी। वहां आप क्या करोगे? होम्योपैथी एसएल देने की बजाय उसके माइंड सिम्टम्स देख के उसको बेच फ्लावर दीजिए। सेकंड मुलाकात में ही वो आपसे खुल के बातें करेगा। और कई बार कैसा होता है, दादा ये भी बोलते हैं कि पेशेंट्स में है ना तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि पेन होता है ना, तो नहीं किसी होती इंसान तो पेन होता है ना, तो किसी इंसान में तसल्ली नहीं होती है, ठीक है। उसको ये लगता है जितना जल्दी हो जी सके। जी यही वजह है कि पेशेंट्स हमारे एलोपैथी पे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि पेन इज सच अ थिंग जो किसी को भी बोलते हैं ना, किसी को भी बेचैन कर सकता है आराम से। तो उसके लिए वो हमेशा बोलते हैं कि माइंड सिम्टम्स तक बाद में जाना, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी इतना परेशान है पेन से कि पहले वो जिस चीज के लिए आया है, आप हमसे क्या चाहते हो, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है पेशेंट से। तो वो क्या आपको चाहता है, वो क्या चाहता है आपसे, पहले आप उसको उसकी तसल्ली करवा दो। वो 1 महीना उसकी पेन की दवाई या उसकी दवाई दे दो, ऑटोमेटिकली उसको आप पे भरोसा आएगा। जब भरोसा आएगा तो वो अपनी बात धीरे धीरे खुलते बताने लगेगा। और कभी ऐसा होता है, आपको अब लगता है परत पे पड़ते हैं, कोई 10 सिम्टम्स बता दिए हैं, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो मुझे जहां तक दादा ध्यान है, आपने वाइल्ड ओट और होली बोला था ना, कि जब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तब हाँ, 7 दिन 10 दिन वाइल्ड ओट और होली दीजिए। तो बाय वो डॉट और होली। तो वो धीरे धीरे कुछ कुछ सिम्टम्स ऑटोमेटिकली होली से और वाइल्ड ओट अभी से तो कट हो जाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आता है नहीं तो अपना जी दादा, जीवन सबको या मालूम है। अभी जैसे पेशेंट आया, कोई पेशेंट चालू है, वो असिस्टेंट उसको पूछ लेती है ट्रीटमेंट लेना है, क्या हुआ है, नाम क्या है, ये क्या है, मुंह खोलो। वो चाय के कप में हाफ कप पानी में J1 5 ड्रॉप डाल के उसको बोलती है आहिस्ता आहिस्ता से पीते रहो। तो जब तक वो पेशेंट मेरे पास आता है ना, बहुत फ्रेश हो जाता है, फ्रीली फिर बता देता है सब कुछ। जीवन किसी भी पेशेंट को दे दो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। जी दादा, अब यही करना पड़ेगा। माशाल्लाह, आपने क्लिनिक थैंक यू, बहुत अच्छे थैंक यू दादा। साथ साथ
और ये आप कभी किसी को मौका मिले तो इनके क्लिनिक आके देखिएगा, कभी मौका मिले तो क्लिनिक आके देखिएगा। हाँ, एक रूफ है, एक पुराना सा टेबल है। वो नहीं, इतनी सारी दवाइयां वो पानी में डाल डाल के देते जाते हैं और साइड में बिठाते चले जाते। फिर वो हरकतें देखिए पेशेंट की, वो पानी पीते जाते, वो जैसे आए होते हैं और वो जब तक उनकी बोतल खत्म होती है, वो आधे घंटे में जो फर्क होता है, कई बार तो हमें ऐसा लगता है ये यहीं से चला जाएगा, हमें बताएगा नहीं और आज की फीस गई। फीस कुछ नहीं होती है, 1 दिन का 10 रुपया लेते ये आज भी, 3 दिन की दवाई का ये 30 रुपया लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, ये इनको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन फिर भी वो मन आता है, अरे भाई आए तो सही, बताए तो सही कि क्या फीलिंग है, क्योंकि हिज पैशन इज कि क्या बोला था और क्या बोलने जा रहा है। वी वांट टू सी जस्ट दैट डिफरेंस विद इन दैट हाफ एन आवर्स गैप। सही बताया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी टिप दे दिया आपने। अब हम भी पेशेंट्स को जो है ना इस तरीके से डील करें ताकि पेशेंट सही तरीके से कुछ हमें बताता है तो फिर हम देख सकते हैं। और ये हकीकत है कि फर्स्ट टाइम के अंदर कोई भी हमारे साथ खुलता नहीं है, जो उसकी पीक यही बस मसला जी। पर सिम्टम होगी, बस वो ये चाहता है कि बस ये वाली सिम्टम मेरे क्लियर हो जाए, बाकी ट्रीटमेंट होता रहेगा। अच्छा, डॉक्टर लुबना ने हैंड रेज किया। डॉक्टर लुबना, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि जैसा कि मैम रितु ने बताया कि क्रॉनिक डिजीजेस में इसको हम यूज़ करते हैं, लाइक बीपी और शुगर और इस तरह की। अच्छा, मुझे एक मज़ीद मतलब जिस तरह हम क्रॉनिक में हेपेटाइटिस हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या दादा से पूछना था कि इन डिजीजेस में भी हम इसको ऐड करेंगे? हाँ, होपलेसनेस करो। जिसमें भी, हाँ करिए ना, आराम से कीजिए, मेंटल क्योंकि सिम्टम्स देखना जरूरी है। देखो जी, जी। गौर्स कैसा है कि कब वो तसल्ली आने लगती कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, इसीलिए गौर्स दिया जाता है। तो वो कोई भी क्रॉनिक, कोई भी एक्यूट सिचुएशन में दीजिए। मतलब जब वो कैंसर के लिए वो एक एग्जाम्पल था, सिंपली कितना बताए मजा। तो गोर्स एक आशा की किरण है। बस दूर अंधेरे में एक दिया टगमगाता हुआ जल रहा है, गोर्स वही है, और पेशेंट वो दिए तक पहुंचेगा, गोर्स दे दो ने तो। यानी हर वो क्रॉनिक डिजीज, हर वो जिसमें पेशेंट को ये हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसको गोर्स ऐड कर दें बाकी सिम्टम्स की, बाकी मैं मेडिसिन के साथ। ठीक नहीं ठीक हो नहीं हो पाऊंगा सकता। ऐसा भी, हाँ, वहां गोर्स दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लुबना, देखिए चाहे एक्यूट केस हो या क्रॉनिक केस हो, जब पेशेंट को ये महसूस हो कि अब मैं ठीक हो नहीं सकता, वहां पर हमने दे दिए गॉस। ठीक हो गया, ठीक। बात करते हैं, हमारा टाइम बिल्कुल एंडिंग पर है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा सर आपका बहुत जहाँ पेशेंट को डॉक्टर इनक्यूरेबल बोलते हैं ना, वो पेशेंट को बिंदास गोर्स दीजिए आप।